हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर और ये है चैप्टर 5 फ्रिक्शन। तो यहाँ पे पहले आता है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखिए कहता है फ्रिक्शन ऑलवेज, फिर से ब्लैंक दिया हुआ है हमारे पास, एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दी टू सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो हम लोग ये जानते हैं ना, फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हुआ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और वो एक दूसरे के बीच में मोशन में रहेगा, यानी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर में स्लाइड करेगा, यानी मूव करने का कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे लग रहा होता है। अभी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या करता है, ये अपोज करता है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो मोशन है इसको ये अपोज करता है। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे फील कर सकते हैं, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दी टू सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ये समझ गए। दूसरा क्वेश्चन कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, फिर से ब्लैंक दिया हुआ है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे लोग क्या फील कर सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लग रहा होता है जब दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वो है ना अभी मोशन में नहीं है, यानी कि रेस्ट में है। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब कहलाता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, तब जा कर के वो हमारा कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी स्लाइड कर रहा होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, ये इसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है ना, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो हम लोग को यहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर। ये आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे ना, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। इसका वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू सबसे कम होता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए हम अगले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है अ स्पोर्ट्स मैन, हमारे पास है अ स्पोर्ट्स मैन यूज शूज फिटेड विथ स्पाइक्स। ये देखिए, जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं ना उसका शूज स्पेशल हुआ करता है, उसमें स्पाइक्स हुआ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया है, फ्रिक्शन बिटवीन देयर शूज एंड ग्राउंड। तो शूज एंड ग्राउंड के बीच ना क्या करना चाहेगा, वो अपना फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, अपना फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाना चाहेगा, इसीलिए उसके शूज में स्पाइक्स हुआ करते हैं। तो हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, स्पोर्ट्स मैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक टू इंक्रीज, ये ध्यान रखिए, ठीक है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन देयर शूज एंड द ग्राउंड। ये स्पाइक्स इसलिए रहते हैं उसके शूज में ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और वो आसानी से रन कर सके या फिर प्ले कर सके। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास है स्प्रिंकलिंग ऑफ टाल्कम पाउडर। टाल्कम पाउडर को अगर हम लोग स्प्रिंकल करते हैं कहाँ पे, ऑन दी कैरम बोर्ड, हेल्प्स टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। हम लोग जानते हैं कि जो टाल्कम पाउडर हम लोग डालते हैं वो फ्रिक्शन फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि जो कैरम के गोटी होते हैं वो आसानी से मूव करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे टाल्कम पाउडर को स्प्रिंकल करना, या तो फिर जो ग्रीस हम लोग डालते हैं मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल के में जो हम लोग ग्रीस डालते हैं वो भी क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करता है। ओके, ये हम लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ कहता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। जो फ्लूइड है ना, जिस फ्लूइड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पे नेचर फिल कर लीजिए, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज, किस तरह का शेप होता है ये बताना है। टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, एयर के वजह से जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे जो हमारा एरोप्लेन हुआ करता है उसका शेप कैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं स्ट्रीम लाइन शेप हुआ करता है। अब स्ट्रीम लाइन शेप इसलिए होता है ताकि फ्रिक्शन फोर्स कम लगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करने वाले हैं, स्ट्रीम लाइन फिल करने वाले, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ STREAM, स्ट्रीम लाइन, ठीक है, स्ट्रीम लाइन, बस इतना लिखना है ना। द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज स्ट्रीम लाइन टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। ओके, ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, ये है स्टेट वेदर द स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए इसको हम लोग को पढ़ना है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ स्मूथ एंड वेट सरफेसेस द अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज। क्या ऐसा है जो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज होते हैं वो उसका इंटरलॉकिंग क्या ज़्यादा हो जाता है जब वो स्लाइड करते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर होगा नहीं, जब बॉडी स्लाइड करते हैं तब जो इंटरलॉकिंग है इरेगुलरिटीज़ का वो बढ़ता नहीं है बल्कि वो कम हो जाता है। जब बॉडी रेस्ट में रहता है तब वहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या नोट कर लेंगे ना, फॉल्स कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ अ कार मूव्स ईस्टवर्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स साउथवर्ड। तो ज़रा ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मान लीजिए कि ईस्ट वार्ड में मूव करता है, तो ईस्ट मतलब क्या हुआ, वो ईस्ट वार्ड मतलब क्या हुआ, ईस्ट वार्ड मतलब हमारा हो गया ये इधर इस डायरेक्शन में हमारा ईस्ट हो गया, ठीक है, पेपर पे। और ये अपवर्ड जो होता है वो हमारा नॉर्थ होता है, हम लोग जानते हैं। डाउनवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड हम लोग का होता है साउथ। और इधर जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो हमारा होता है वेस्ट, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका कार है वो किधर मूव कर रहा है, वो ईस्ट वार्ड मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इधर जब कार मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स वेस्ट की ओर लगना चाहिए, उसके ऑपोजिट है ना, वेस्ट डायरेक्शन में लगना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कह दिया है साउथ वार्ड, तो साउथ वार्ड तो नहीं हो सकता, ये देखिए साउथ वार्ड कर दिया है ना। तो साउथ वार्ड मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, इधर कैसे लगेगा, जब बॉडी इधर मूव कर रहा है ईस्ट की ओर तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगना चाहिए, वेस्ट की ओर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स लिखना पड़ेगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर देते हैं, फॉल्स नोट कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोगों का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ट्रू लिखने वाले हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अगर हम किसी सरफेस को ज़्यादा हार्डली प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो ये सिंपल है, हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ट्रू लिखना चाहिए। ओके, ट्रू होगा ये स्टेटमेंट हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, द सोल ऑफ शूज and the tires of the vehicles are traded to decrease the effects of friction। तो फिर से यहाँ पे उल्टा बोल दिया गया है, ठीक है। जब ट्रेडेड रहेगा तो उसका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिख दिया है, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, ठीक है। अब जब ट्रेडेड शूज रहेंगे, टायर रहेंगे, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा ना, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या नोट करना पड़ेगा, फॉल्स नोट करना पड़ेगा। आगे चलिए, कहता है लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड, सेमी लिक्विड्स और सॉलिड। यस, ये हमारा ट्रू होगा। जो लुब्रिकेंट है वो हमारा किसी भी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सेमी सॉलिड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। सॉलिड में हमारा आता है टाल्कम पाउडर, सेमी सॉलिड में आ जाएगा हमारा ग्रीस और लिक्विड में हमारा आ जाएगा ऑयल्स, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे।
तो चलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू कर लिए। हमारे पास जो अगला है वो क्या है, ये देखिए। ये कहता है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज। ये जो फ्रिक्शन है इसको हम बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बियरिंग बिटवीन दी मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। नहीं, फिर से उल्टा बोला। जब हम लोग बॉल बेरिंग यूज करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स नोट करेंगे। क्लियर, ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है क्या, एक और है क्वेश्चन नंबर 7। जरा इसको हम लोग देख लें। क्या कहा गया यहाँ पे, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुइटेबल शेप्स टू दी ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू दी फ्लूइड। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब हम लोग जो बॉडी है उसको अगर हम लोग स्पेशल शेप दे देते हैं, ठीक है, तो जिस फ्लूइड में मूव कर रहा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, उस पर जो उसका इफेक्ट है फ्रिक्शनल फोर्स का वो कम हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये जो एरोप्लेन्स जो हुआ करते हैं वो किस शेप में हुआ करते हैं, तो वो हुआ करता है स्ट्रीमलाइन शेप में, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है, आप यहाँ पे ट्रू नोट करेंगे। चलिए अब हमारे पास आ जाता है टिक दी करेक्ट ऑप्शन, हम लोग इसकी बात करते हैं। और यहाँ पे पहले हमारे पास आ जाता है, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि पूरा आपको दिख जाए। यस, अब दिख रहा है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है सपोज योर राइटिंग डेस्क इज tilted to a position where a book kept on it just start sliding down। तो ये आपका बुक है, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है ना, बुक है, और ये स्लाइड कर रहा है नीचे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो अभी ऐसा कुछ दिखाया गया है आपको यहाँ पे फिगर में। अभी आपको क्या कहता है, द फिगर शोइंग द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का जो सही डायरेक्शन दिखाया गया है वो हमारा कौन सा फिगर है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फिगर्स हैं, तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, जब बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर होगा। ठीक है, ये हम लोग देख लें। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए कि कौन सा सिचुएशन है। मोशन तो हमारा इधर है, इस डायरेक्शन में मोशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। लेकिन यहाँ पे तो अपवर्ड दे दिया है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये तो नहीं होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ये जो है ये आपका गलत है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे दिखाया है, नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर दिखाया है, नहीं, जिधर मोशन में आएगा उधर ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में दिखाया गया है। यस, तो यही वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, आपका कौन सा करेक्ट है, तो 4th नंबर का जो फिगर है वो करेक्ट है। मैं सारे को यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है 4th नंबर का जो फिगर है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप इसको अच्छे से टिक कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से टिक मार्क कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ क्या कहता है ये ज़रा देखिए। कहा गया है 2 बॉयज़ आर अप्लाइंग ऑपोजिटली डायरेक्टेड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्सेस ऑन ए बॉक्स एज शॉन इन द फिगर। ये एक बॉय है, ये दूसरा बॉय है, दोनों ना फोर्स लगा रहा है लेकिन इक्वल फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जिधर ये लगा रहा है उसका ऑपोजिट में ये फोर्स लगा रहा है। अब क्या कहता है, इन सच ए केस the force of friction that would exist between the lower end of the box and the ground would be called। इस तरह के फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे। तो अभी देखिए ये जो बॉक्स है ये आपका मोशन में है क्या, बॉक्स तो आपका मोशन में नहीं है। तो जब बॉक्स मोशन में नहीं है तो क्या उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे, नहीं देंगे। क्या इसको स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे, यस, स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम नहीं देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन का नाम नहीं देंगे। कारण क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसीलिए हमारा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है
4 students were asked to arrange frictional forces due to rolling, static, sliding friction in an increasing order. Their arrangements are listed below. The correct arrangement इज, यहाँ पे कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट है ये हमको बताना है। तो अभी आप देख लीजिए, सबसे यहाँ पे क्या बोला गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बात किया गया है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका वैल्यू कम है उसको पहले नोट करेंगे और जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसको हम बाद में नोट करते चलेंगे। तो सबसे कम वैल्यू किसका होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का। कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का तो वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको तो आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। अब देखिए रोलिंग के बाद आता है स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग यहाँ पर है, यहाँ पे स्टैटिक है, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे कम वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लास्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और यहाँ पे कहा गया है the energy used up in overcoming friction gets converted mainly into sound energy, heat energy, light energy, chemical energy। तो करेक्ट आंसर इज हीट एनर्जी, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको जब ओवरकम हम लोग करते हैं तो जो हमारा एनर्जी यूज्ड अप हो जाता है वो किस रूप में, हीट एनर्जी के रूप में। चलिए देखिए क्या कहता है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन है राहुल रोल्स अ बॉल ऑन अ वुडन सरफेस, द बॉल कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये जो बॉल है रेस्ट आने से पहले थोड़ा डिस्टेंस को ये कवर करता है। टू मेक द सेम बॉल कवर या मच लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, राहुल शुड। देखिए ये जो बॉल है अभी कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है ना, इस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर कराना है। अभी कवर से सर्टन डिस्टेंस, ये बॉल जो है वो सर्टन डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अब क्या है ना, इस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर कराना है। कवर या लॉन्गर डिस्टेंस, अब उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो राहुल को क्या करना चाहिए, राहुल को यहाँ पे क्या करना चाहिए ताकि बॉल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है ये देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन है इसमें कहता है स्प्रेड अ न्यूज़पेपर ऑन द वुडन सरफेस, स्प्रेड अ टॉवेल ऑन द वुडन सरफेस, स्प्रिंकल टाल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस, स्प्रेड या जूट बैग ऑन द वुडन सरफेस। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा ना, स्प्रिंकल टाल्कम पाउडर ऑन दी वुडन सरफेस। क्यों, क्योंकि टाल्कम पाउडर क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा तो ये जो बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। क्लियर समझ के नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम लोग देख ले और यहाँ पे आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर ले। तो क्या कहता है ये देखिए, यहाँ पे कहता है अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स को आपको बढ़ा देना है, क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना है। तो अभी आप ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लॉक विद द सरफेस। नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को डिक्रीज या इंक्रीज करने से फ्रिक्शनल फोर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो अभी ना ये फर्स्ट का ऑप्शन गलत हो जाता है। अप्लाइंग ए लेयर ऑफ सम लुब्रिकेंट्स, अगर लुब्रिकेंट लगा दीजिएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। बाय पॉलिशिंग द सरफेस को पॉलिश करिएगा तो भी नहीं होगा। अभी आपका लास्ट ऑप्शन बच जाता है, ये क्या कहता है बाय पुटिंग अ सेकेंड आइडेंटिकल ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ द गिवन ब्लॉक। यस, जब हम लोग यहाँ पे वेट बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है टिक द करेक्ट ऑप्शन तक।